फैमिली बाय चॉइस पार्ट 11 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि यार जॉन के डैड के रेस्टोरेंट में ना हेजुन की मॉम उनसे मिलने आई थी और उन्हें देख यार जॉन के डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ हेजुन ना असल में उसके पैसे यहाँ लौटाने आई थी जो कि उसने ना इनसे उधार लिए थे जब वो हेजुन को छोड़ के गई थी। वो सारे पैसे लौटा तो देती है लेकिन जॉन के डैड ने जब उन पैसों को देखते हैं तो वो ना पैसे काफी ज्यादा थे, इसलिए वो ना उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं मैं ये पैसे नहीं रख सकता। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन की मॉम तो उससे कह रहे थे कि आपने 10 सालों से ना हेजुन का ख्याल रखा है और उसका पूरा खर्चा भी उठाया है और आगे ना कॉलेज की फीस भी पे करनी होगी, इसलिए मैं ना इन सब चीजों के लिए एक साथ पे करना चाहती हूँ। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ जॉन के डैड ना उसके पीछे आ गए थे उन्हें रोकते हुए और उससे कह रहे थे कि कम से कम जाने से पहले हेजुन से तो मिल लो, वो ना आपको काफी ज्यादा मिस करता है। लेकिन यहाँ हेजुन की मॉम ना हंस के उनसे कह रहे थे कि आप उसे कह दीजिएगा कि मैंने ना उसके सारे पैसे आपको दे दिए हैं और उसे ना आप पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे पैसे कमा के आपको देने की। यहाँ जॉन के फादर ना फिर भी उसे वो पैसे वापस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप हेजुन की मॉम तो बिना पैसे लिए ही ना वहाँ से चली गई थी। वो जब ना यहाँ कार में बैठ के जा रही थी लेकिन उसी वक्त ना हेजुन वहाँ आ गया था और उसने ना उन्हें देख लिया था जाते हुए। पर यार वो तो सोच रहा था कि वो ना उसकी मदर नहीं हो सकती, जरूर वो और कोई होगी, वरना पिछले 10 सालों में तो वो मुझसे मिलने नहीं आई, तो फिर वो यहाँ क्या कर सकती है। अगर वो आते भी ना तो मुझे तो पता चल ही जाता ना, इसलिए वो ना इस बात को इग्नोर कर देता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे साना को दिखाया जाता है छत पे, जिससे ना यहाँ बार बार किसी के कॉल्स आ रहे थे लेकिन वो सभी कॉल्स को ना इग्नोर कर रहा था। फिर तभी ना वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तो यार हेजुन ना फिर से उसे बताता है कि तुम्हारे फोन पे ना किसी का कॉल आ रहा है, कम से कम देख तो लो कौन है। तो जब यहाँ पे साना ना कॉल उठाया था और वो कॉल असल में और किसी का नहीं बल्कि साना की मॉम का था, जो कि उसे बता रही थी कि पता नहीं मुझे ना सोही मिल नहीं रही, शायद ना वो तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ रही होगी, इसलिए अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे कॉल करना। ये सब कह के ना वो फोन रख देती है और वही यहाँ साना भी ना दौड़ते हुए नीचे चला गया था रेस्टोरेंट में देखने के लिए कि कहीं यहाँ पे सोही तो नहीं आई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, इसलिए ना वो तीनों ही अलग अलग जाके सोही को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। और वही फिर से शिफ्ट होकर हमें पे सोही पे दिखाया जाता है जो कि ना एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे उस शॉप की ओनर आके ना उससे पूछ भी रही थी कि तुम्हारी मॉम डैड कहाँ है, तुम काफी देर से यहाँ पे बैठी हुई हो, लेकिन वो ना कुछ बता ही नहीं रही थी, इसलिए ना उस शॉप के ओनर ने ना पुलिस को भी कॉल कर दिया था। तो फिर जब यहाँ पे पुलिस आती है तो उसके साथ ना असल में साना के डैड भी मौजूद थे। वो यहाँ पे उस शॉप के ओनर से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी है ना उन्हें साना का कॉल आ जाता है और वो ना उन्हें यहाँ सारी बात बता देता है। तो फिर ना इन्हें भी समझ आ गया था कि शायद ना ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सोही है, इसलिए ना वो फिर यहाँ पे अपने साथ उसे घर पे लेके चले जाते हैं रेस्टोरेंट में जाके। साना तो उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश था और शायद थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था कि कम से कम ये मिल तो गई सही सलामत। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे साना की मॉम भी वहाँ आ जाती है। वो यहाँ ना सीधे जाके अपने बच्चे को से पूछती है कि तुम घर छोड़ के ऐसे गई क्यों, और साथ ही में सब लोगों से कह रही थी कि सोही ना इससे पहले कभी भी ऐसे घर छोड़ के नहीं गई थी, ये सब ना पहली बार हुआ है और वो भी साना की वजह से। अगर तुम सोही से मिलने वहाँ आ जाते तो ये ना कभी ऐसे भागती नहीं घर से। और वो ना फिर से यहाँ पे अपनी पुरानी बातें शुरू कर देती है, कहती है कि मैं कितनी खुश थी और ये सोच के यहाँ पे आई थी कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा और कितना समझदार भी। 10 साल हो चुके थे और मैं ना उसे उसके किए पे माफ भी कर पाऊंगी और हम सब लोग ना एक फैमिली की तरह अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। लेकिन यार साना गुस्से में उनसे कह ही देता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं आपसे किस बात की माफी मांगू, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आप मुझे छोड़ के चली गई और तो 10 सालों तक कांटेक्ट भी नहीं किया और अचानक से ही मेरे सामने आ गई, किसी बात के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तब आपको हमारी फिक्र नहीं हुई। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना उसकी मॉम कहाँ सुधरने वाली थी। वो ना फिर से यहाँ पे साना की बहन की बात शुरू कर देती है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारी बहन की डेथ किस वजह से हुई थी, और उसका ना इंजाम वो यहाँ पे अब भी साना पे ऊपर ही लगा रही थी। कह रही थी कि ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ था और तुम ये मुझ पे ब्लेम कर रही हो। लेकिन फिर से यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के ना साना तो काफी ज्यादा दुखी हो गया था और काफी ज्यादा अपसेट भी। वो ना अचानक से कहीं खो सा गया था उन बातों में। तो यहाँ पे फिर ना साना के डैड तो उसे ना गुस्से में वहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं और साथ ही में साना भी ना वहाँ से चला गया था। और वही ना यहाँ पे साना के डैड ना उसकी मॉम को बाहर लेके आ जाते हैं और उसे ना काफी डांट रहे थे और कह रहे थे कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि साना की बहन की मौत के जिम्मेदार तुम हो, मैंने तुम्हें इस बात का कभी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ना एक बहुत ही कमजोर इंसान हो और ये तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि ये सारी गलती ना तुम्हारी थी। लेकिन वही ये बात सुन के यहाँ पे साना की मॉम तो उसके डैड को ना थप्पड़ मार देती है। तो यहाँ पे फिर साना के डैड ना फिर भी उससे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें तो डिवोर्स तक दे दिया था ताकि तुम ना अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओ और तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। लेकिन इस पे यार साना की मॉम कह रहे थे कि मेरे बारे में क्या क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, ऐसे ही तो मैंने किसी लो सर्वेंट से शादी नहीं की थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, जाहिर है इसलिए की थी ना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। और कह रही थी कि मैं जब भी तुमसे कोई बात करना चाहती थी तो तुम ना मेरी बातों को सुनते तक नहीं थे और हमेशा ही तुम अपने ड्यूटी में बिजी रहा करते थे। और वैसे भी जिस रात एक्सीडेंट हुआ था ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही घर पे नहीं थी, उस रात ना तुम भी घर पे नहीं आए थे, तो ये सिर्फ मेरी गलती कैसे होगी, तुम्हारी भी ना इसमें पूरी गलती है। तो यार साना के फादर भी कह रहे थे कि हाँ इसमें मेरी गलती भी थी, क्योंकि जब मेरी बेटी मरी थी ना तो मेरे लिए ना कोई भी चीज मैटर नहीं करती थी। लेकिन इन सब में ना साना की क्या गलती है, वो किस गलती की सजा भुगत रहा है, उसने तो अपने सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। क्या तुम्हें कभी भी उसके लिए बुरा तक नहीं लगा? वो आज भी ना रातों में डर के उठ जाता है, वो तो ठीक से सो भी नहीं पाता। क्या तुम्हें कभी उसकी फिक्र नहीं होती? और वही ये सारी बातें ना असल में साना भी पीछे बैठा सुन रहा था, क्योंकि वो भी वहीं पे मौजूद था। और वही से शिफ्ट होके जब हमें इन दोनों को
दिखाया जाता है जो कि रूफटॉप पे बैठ के ना उस सना और उसकी मदर के बारे में ही बात कर रहे थे। और साथ ही में यहाँ हेजुन को भी रियलाइज हो चुका था कि शायद ना उसे सना और उसकी मॉम के मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो ना इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और वही ये बात ना वो जॉन को भी बता देता है। और फिर हमें यहाँ पे सना को दिखाया जाता है जो कि ना रात में वापस घर आ गया था और तो सुबह ना जल्दी से स्कूल के लिए भी चला जाता है सबसे उठने के पहले। और ऐसा ही ना वो कुछ दिन तक करता है, घर रात देर से आना और सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकल जाना। यहाँ तक कि वो ना ब्रेकफास्ट भी नहीं करता था। तो इसलिए यार रोज ना जॉन और हेजुन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन ना जब सना रात को देर से घर वापस आया था, लेकिन बस स्टैंड पे ना उसका इंतजार हेजुन कर रहा था। वो यहाँ पे ना उसे बेटर फील करवाने के लिए उसे ये कह देता है कि देखो मेरे पास तो ना ही मॉम है ना ही डैड, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास फादर तो है ना। और तुमने भी तो मुझे मेरी मदर के बारे में ताना मारा था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था तुमसे। और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था उसे मनाने की, ताकि वो ना थोड़ा रिलैक्स हो सके, पर फिर भी ना शायद उसकी कोशिशें काम नहीं आती। वही जब फिर से हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्कूल में, यहाँ सना जब अपने क्लासरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके बेंच पे ना लंच बॉक्स रखा हुआ था और साथ ही में उसमें एक नोट लिखा हुआ था जो कि जॉन ने लिखा हुआ था। वो ये देख के ना थोड़ा खुश तो हो गया था और उस नोट को ना अपनी डायरी में लगा देता है और साथ ही में ना बाद में वो खाना भी खा लेता है। फिर वही जब शाम को दिखाया जाता है जहाँ की इनकी ना छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी और साथ ही में यहाँ पे सना ने तो अम्ब्रेला भी नहीं लेके आया था, इसलिए ना वो ऐसे ही पानी में भीगते हुए घर चला गया था। और जहाँ की जॉन ने उसका घर के बाहर ही इंतजार कर रही थी छाता लेके, और वो ना यहाँ पे उसे अम्ब्रेला देते थे और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा आज भी, जल्दी से घर आ जाओ, सब लोग ना खाने पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सना फिर भी उससे कह रहा था कि क्या तुम इतना भी नहीं समझ पा रही कि मैं तुम लोग को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर ने ना तुम लोग के सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी और मैं ना काफी ज्यादा एम्बैरेस हूँ। लेकिन यार जॉन ने इस बात का जवाब नहीं देती। वो तो फिर इतना कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाना खाने के लिए पूछा है, अगर खाना खाना है तो जल्दी से अंदर आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रही है। ये सब कह के ना वो अंदर चला गई थी। तो फिर ना जब ये दोनों ही अंदर चले गए थे तो यहाँ हेजुन ने फिर उसे बताने लग गया था कि जॉन ना पिछले 1.5 घंटे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी बारिश में, तुम अब तक थे कहाँ? और वही ये बात सुन के ना यहाँ पे सना तो बस उसे देखता ही रह गया था कि जॉन ना कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और वही यहाँ पे जॉन के फादर ना उसके लिए खाना तैयार कर रहे थे और यहाँ उसके डैड ना उसे कह रहे थे कि अरे बाकी चीजों की टेंशन मत लो, बस दबा के खाओ। तो यही सारी बातें देख के ना कि सब लोग उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और सब लोग उसके लिए कितने ज्यादा परेशान थे, ये देख के ना वो तो यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और रोने भी लग गया था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमेशा होता है, यहाँ जॉन ना हर चीज को ना मजेदार बना देती है। वो यहाँ पे ना रोते हुए सना को हंसा देती है, उसे ना खुश करने की कोशिश कर रही थी। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 11 की एंडिंग होती है।